गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों की, और उसमें हमने सबसे पहले बात कर ली थी ओरस्टेड के प्रयोग थे, वो बात हमने कर ली थी। बायो-सावर्ट का नियम भी हमने पढ़ लिया था। विद्युत वो जो चुंबकीय क्षेत्र था उसकी डायरेक्शन के जो नियम थे वो भी हमने पढ़ लिए थे। उसके साथ साथ में हमने क्या किया था, एक परिमित लंबाई का कोई धारावाही चालक तार था, उससे स्मॉल डी दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी हमने ज्ञात कर ली थी। उसके साथ साथ फिर हमने लूप के कारण भी निकाल लिया था, कुछ मैंने न्यूमेरिकल भी आपको बोले थे, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लिए थे किसकी, धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू। वो धारावाही क्या है, कोई धारावाही कुंडली है, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी हमने ज्ञात कर ली थी, ठीक है ना, या वर्ताकार धारावाही चालक तार की अक्ष पर। आज हम बात करेंगे कोई धारावाही चालक तार है और या धारावाही जो वर्ताकार चालक तार है या धारावाही वर्ताकार कुंडली मान लो आप, उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में कोई जो धारावाही चालक है, तार है, वर्ताकार चालक तार है या कुंडली है, लूप है, वो इस प्रकार से, ठीक है ना, तो इस प्रकार से है, तो अक्ष क्या होगी, उसकी केंद्र से गुजरने वाली अक्ष ये होगी आर पार। मतलब मैं उसको इस प्रकार से थोड़ा सा डिजाइन दे देता हूं, तो ये अपने पास में क्या हो गया, धारावाही वर्ताकार कुंडली हो गई और इसकी अक्ष ये हो गई। इसकी अक्ष पर ये बिंदु P है यहां पर कहीं, और सेंटर पॉइंट O है इसका सेंटर पॉइंट O है। इससे स्मॉल x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू हमारे को ज्ञात करनी है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करेंगे यहां पर, तो मैं इसके लिए क्या कर लेता हूं, सबसे पहले यदि मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूं आपसे, तो डायरेक्शन तो तुम इससे निकाल सकते हो दाहिने हाथ के हथेली के नियम से। यदि करंट की डायरेक्शन ये है तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी, करंट की डायरेक्शन ये है तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं यहां पर एक धारावाही अल्पांश लेता हूं dl, एक धारावाही अल्पांश dl लेता हूं, ठीक है। तो धारावाही अल्पांश जो dl है उसकी यहां से डिस्टेंस स्मॉल r है। ये जो अपने पास में धारावाही लूप है, वर्ताकार लूप, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसकी कैपिटल R ये भी होगी, और यदि इस साइड में देखते हो तो ये भी त्रिज्या कैपिटल R ही होगी। ये दूरी जो R होगी उसकी वैल्यू तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, √r² प्लस x² भी होगा। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसके कारण, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये जो धारावाही लूप है ये त्रिज्या, इसके कारण ये एंगल थीटा है। ऐसे ही यदि मैं इस साइड में भी बात करूंगा कि सेम इसके व्यासाभिमुखी कोई दूसरा अल्पांश लेता हूं यहां पर मैं, तो वो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस भी कितनी होगी, स्मॉल r ही होगी, जिसकी वैल्यू यही होगी। क्यों, क्योंकि मालूम है कि ये डिस्टेंस x दोनों के लिए, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल के लिए सेम, और ये जो क्या है, इस वर्ताकार लूप की त्रिज्या जो भी दोनों के लिए क्या है, सेम है, इसलिए ये डिस्टेंस भी क्या होगी, दोनों के लिए सेम ही होगी। बायो-सावर्ट का जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें क्या लिखा था कि dB = μ0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r² अपॉन, और इसका जो हमने सदिश रूप लिखा था वो था dB वेक्टर = μ0 अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r कैप अपॉन r²। ये था, इसके अकॉर्डिंग हम ये जो अल्पांश है इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इस वाले अल्पांश के लिए मैं देखो बात करूं आपसे, तो μ0 अपॉन 4 पाई जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू फिक्स है, उसमें ना कुछ आप कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। I करंट है जो इसमें जितनी, इस धारावाही लूप में जितनी करंट फ्लो हो रही है, मैं मान लूंगा कि I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, वो भी फिक्स हो गई। R ये जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स हो गई। dl आपने अल्पांश ले लिया तो ले ही लिया, ठीक है, और ये सारी इसके अकॉर्डिंग बातें हो जाएंगी। यहां पर जो dB वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, dB वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, या जो होगी वो इन दोनों के बने तल के लंबवत होगी, इन दोनों से बने तल के लंबवत होगी, जिसके कारण मैं तुम्हारे को इतनी बातें बता रहा हूं, अच्छे से देख लेना, ये सबसे ज्यादा परेशान करेगी। और तुम फिर देखना दिसंबर टाइम में वापस आओगे, यही बात बोलोगे कि इसकी डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही, तो देख लेना इसको,
यहां पर इसके मैग्नीट्यूड की यदि मैं बात करूं तो यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। यहां पर जो थीटा की वैल्यू थी वो थीटा की वैल्यू हमने ऐसे किया था कि जैसे अपने पास में ये धारावाही चालक तार है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन में हमने डीएल की वो ली थी डायरेक्शन, और इससे आर डिस्टेंस ये ली थी, दोनों के बीच में एंगल थीटा ये हुआ था। ठीक है ना। ये जो थीटा है वो अल्पांश और ये जो अभिष्ट बिंदु है उसकी जो दूरी, अभिष्ट दूरी, उन दोनों के बीच में ये एंगल है। तो यहां पर ये जो एंगल थीटा बोल रहा हूं, ये मैं ये वाला थीटा नहीं बोल रहा। ठीक है ना। तो इसकी वजह से तुम इसको एंगल का नामकरण चेंज कर देना, क्योंकि जो थीटा की हम बात कर रहे हैं ये तो अभिष्ट बिंदु P है और ये इस अल्पांश से एंगल बना रहा है, तो इसको तुम एंगल नाम चेंज कर लेना और एल्फा कर लेना। ठीक है। अब इसमें यदि तुम बात करते हो कि ये जब कैसे बनेगा, इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे तुम्हारे पास में क्या है, ये तुम्हारे पास में क्या है, कोई धारावाही वर्ताकार कुंडली है। ठीक है ना। ये धारावाही वर्ताकार कुंडली ऐसे है, इसके अंदर यहां पर मैंने एक डीएल अल्पांश ले लिया यहां पर, और आर डिस्टेंस ये, तो डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, वो स्पर्श रेखा के अनुदिश ऐसे होगी, और आर की डायरेक्शन ये, या फिर मैं इसको तुम्हारे को ऐसे शो करना चाहूं कि ये तुम्हारे पास में धारावाही वर्ताकार कुंडली हो गई। अब इसकी अक्ष कहां पर होगी, इसकी अक्ष होगी यहां पर ऐसे, इसकी अक्ष यहां पर ऐसे होगी, ऐसे होगी। डीएल अल्पांश तुम यहां ले रहे हो, इसकी डायरेक्शन स्पर्श रेखा के अनुदिश ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डीएल अल्पांश की डायरेक्शन तो ये होगी। आर की डायरेक्शन क्या होगी, यहां ये अक्ष हो गई, आर तुम ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, तो आर और डीएल इन दोनों के बीच में एंगल। अब चाहे तुम इसको ऐसे करो, ठीक है ना, ये आर है, ये वाला पेन ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर है तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये कहीं पे भी इसको लेके जाओ तुम, ये डीएल की डायरेक्शन, ये आर की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल 90 है, और इसकी वैल्यू हमेशा ही 90 होगी। क्यों, वो देख लेना। यदि वो यहां पर मान लो इसकी अक्ष पे यहां पर कोई बिंदु है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी, तभी बिंदु दोनों के बीच में। यदि मैं इस डिस्टेंस को थोड़ा पास में लेके आऊं तो ये आर यहां पर आ जाएगी। आर की वैल्यू जरूर चेंज होगी, लेकिन थीटा की वैल्यू हमेशा ही कितनी होगी, 90 होगी। चाहे ये अक्ष वाला बिंदु यहां पर लो, यहां पर लो, यहां पर लो, इससे डिस्टेंस यहां पर, यहां पर, यहां पर, लेकिन ये इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 90 ही होगा। ठीक है ना। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, 90। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक है ना। यहां पर जो क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि ये इस वाले अल्पांश के कारण हो गया। किस वाले अल्पांश के कारण, इस वाले अल्पांश के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, इस अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसकी मैं डायरेक्शन आपको मैं बता दूं, अभी जो हमने लिखा था कि dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। यहां आपको इस बात का मालूम है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो डीएल और आर से जो बना तल होगा उसके लंबवत होगी। बात समझ में आ रही है। सदिश संयोजन का जो हमने नियम पढ़े थे, वहां सदिश की जो डायरेक्शन निकाली थी सदिश गुणनफल में, वो हमारे को मालूम था कि जो ये जो रिजल्ट में जो राशि आएगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली राशि और ये वाली राशि, इन दोनों से जो तल बनेगा उस तल के इसकी डायरेक्शन लंबवत होगी। जैसे मान लो डीएल की डायरेक्शन ये, आर की डायरेक्शन ये, तो इन दोनों से एक तल बना बोर्ड और इसके लंबवत होगी। ठीक है ना। लेकिन आज ये वाला है तो इसके लिए मैं आपको मैं बता दूं, जैसे तुम्हारे पास में ये क्या है, वर्ताकार कुंडली। इसमें यदि तुम बात करते हो तो जैसे मैं यहां पर एक डीएल अल्पांश लिया छोटा सा चिन्या सा, तो यहां से ये अभिष्ट बिंदु तुम्हारा P है, ये R ये, ठीक है ना। फिर मैं थोड़ा सा अल्पांश आगे लेता हूं तो इसको मिलाने वाली ये पट्टी ये होगी R वाली, ऐसे आगे लेता हूं तो आगे, तो मतलब ये DL 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 ये इस वाले पार्ट को तो मैंने छोटे छोटे DL में बांट दिया, और मिलाने वाली R है वो ये हो गई, ये। तो इससे तल कौन सा बना है, ये जो तुम्हारी सॉफ्टी सी दिख रही है ना तुम्हारे को, ये सॉफ्टी दिख रही है तुम्हारे को,
ठीक है ना। ये इसका जो ये दो तल है वो किस किस से बना है, डीएल तो इस वाले को और आर इस वाले को, तो डीएल और आर दोनों से कौन सा तल बना है, डीएल और आर से ये वाला तल, ये वाला जो इसका ये जो कर्व है वो बाहर वाला, ये तल किस किस से बना है, डीएल वेक्टर और आर से। तो इन दोनों का जो तल है उसके लंबवत, इस तल की हमेशा लंबवत किसकी डायरेक्शन होगी, इस चुंबकीय क्षेत्र की। तो यहां पर यदि मैं बात करूं कि इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, वो इस वाले ये वाला जो तल है इसके लंबवत होगी, इसके लंबवत होगी। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ऐसे ही सेम इस वाले अल्पांश के कारण इसके लंबवत होगा, ठीक है ना। इस वाले अल्पांश के कारण इसके लंबवत होगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 और इन दोनों के बीच में एंगल होगा वो भी क्या होगा, 90। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक सबसे समझने वाली बात यही है, इसके बाद में कोई समझने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डेरिवेशन है वो आराम से हो जाएगा। सबसे जो मोटी समस्या पैदा करेगा ये करेगा। यदि ये एंगल तुम्हारा अल्फा होगा तो ये एंगल भी तुम्हारा अल्फा होगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो दोबारा फिर देख लेना इसको, यहां तक, ठीक है। ये आर है तो ये भी आर हो गई, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो गया। क्यों, क्योंकि इन दोनों के सामने वाली भुजा सेम है तो सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। इस वाले अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो गई, इस वाले अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। तो अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू तुम्हारे को मैंने बताई दिया कि थीटा यहां बन रहा है वो वाला थीटा है, ना कि यहां वाला, यहां तो अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस वाले एंगल की वैल्यू 90 थी, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तो इतना हो गया इस अल्पांश के कारण। लेकिन इस अल्पांश के कारण डायरेक्शन क्या हो गई वो मैंने आपको बता दी कैसे हुई, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, नहीं मालूम अपने को। मालूम होता तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से कौन सा, ये जो हमने पहले तुम्हारे को फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना कि एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ऐसा क्या था 11th में भी हमने पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट आएगी ना उसका परिमाण कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। मतलब ये F1 मैंने फोर्स के लिए लिखा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र लेते हो तो तुम जैसे इस वाली को दे देना जैसे dB1 और इस वाली को नाम दे सकते हो तुम dB2, लेकिन दोनों का परिमाण क्या होगा, सेम, क्योंकि dB की वैल्यू कितनी है, μ0/4 पाई, जो सबके लिए सेम होगी। आई जो इसमें करंट फ्लो हो रही है, चाहे ये वाला अल्पांश फ्लो हो ये वाला अल्पांश, दोनों में करंट सेम फ्लो हो गई। डीएल यहां पर इतनी लिया उतना ही मैंने डीएल अल्पांश यहां पर ले लिया, आर डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो इस ये वाला जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा डीबी उतना ही ये, तो dB1 और dB2 दोनों बराबर होंगे परिमाण में, तो ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, dB1 dB2, लेकिन दोनों का परिमाण सेम है तो वो अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। यहां पर थीटा, अब ये जो कोस थीटा इन दोनों के बीच में एंगल अपने को मालूम नहीं है। मालूम होता तो हम यहां से ये वाला फॉर्मूला लगाते और इसको काम खत्म कर देते, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत ही नहीं थी। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर क्या करेंगे, अपने को इनके बीच का एंगल मालूम नहीं है, इसलिए हम इसको घटकों में वियोजित करेंगे, ठीक है ना। कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे, हम घटकों में वियोजित करेंगे। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, यहां पर घटकों में वियोजित करने में थोड़ा सा ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, यहां पर इस वाले फॉर्मूले को भी साइड में लिख लेते हैं। क्या लिखा तुमने, इधर लिख देता हूं मैं, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर था। थीटा की वैल्यू आपने 90 कर दी तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो dB की जो वैल्यू होगी वो μ0/4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमने बात कर ली थी एक इस वाले अल्पांश के कारण dB ये आ गया था, इस वाले अल्पांश के कारण dB ये आ गया था। तो ये दोनों अल्पांश है और दोनों क्या है, व्यासाभिमुखी है। इनको यदि मैं घटकों में वियोजित करता हूं तो इनका एक घटक तो ये होगा क्षैतिज घटक और इसका एक घटक ये होगा, जबकि इस वाले के लिए यदि मैं बात करूं तो इसका एक घटक ये होगा और एक घटक ये होगा। अब आपको मैं बता दूं
तुम जो गलती करोगे वो गलती ये होगी कि ये एंगल अल्फा, तो तुम इसको सीधा खींचोगे और ये एंगल भी तुम अल्फा कर दोगे। ये एंगल अल्फा, तो इसको भी तुम एंगल कितना कर दोगे, अल्फा। लेकिन मैं बता दूं मूर्खों, ये लाइन सीधी नहीं है, इसके कारण जो डायरेक्शन है वो ये वाली नहीं है, इसके कारण डायरेक्शन इस तल के लंबवत ये है और इसके कारण लंबवत ये है। आगे बात समझ में? तो इसलिए ये एंगल अल्फा नहीं है और ये एंगल अल्फा नहीं है। इसके लिए मैं बता दूं, इसमें ये जो पेज है इसमें ये वाला जो कॉर्नर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। हमेशा मैं इन दोनों का एंगल कितना रखता हूं, 90 रखता हूं। तो इसमें देख लेना, जैसे ये ऐसे है, इन दोनों के बीच में अभी एंगल कितना है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन 90 है। यदि मैं इस वाली कोर को अल्फा एंगल से खिसकाता हूं तो ये कोर भी कितनी खिसकेगी, अल्फा। तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा। ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। और सेम इसी के अकॉर्डिंग ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। बात समझ में आ गई? यहां से ये एंगल अल्फा नहीं होगा आज, ये एंगल अल्फा नहीं होगा आज, ये एंगल और ये एंगल अल्फा होंगे। यदि ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, और ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है ना? अब यहां से मैं इसको क्या कर देता हूं, घटकों में वियोजित कर देता हूं। थीटा के साथ वाला तो कोस थीटा में और थीटा की दूसरी साइड वाला साइन थीटा में होता है। तो इसमें डीबी, ये इसकी वैल्यू डीबी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीबी कॉस अल्फा, और इसकी वैल्यू डीबी साइन अल्फा। सेम इसके अकॉर्डिंग इसका भी कर देते हैं, थीटा के साथ वाला डीबी कॉस अल्फा और इस साइड में डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों घटक हैं, कौन से, ऊर्ध्वाधर घटक, ये एक दूसरे के परिमाण में समान है क्योंकि थीटा की वैल्यू सेम, थीटा की वैल्यू सेम तो कोस अल्फा दोनों सेम। डीबी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई दी कि दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम होगी, उसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है? तो दोनों परिमाण में क्या हो गए, समान हो गए, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ओनली क्षैतिज घटक बचेंगे। ओनली कौन सा घटक बचेगा, क्षैतिज घटक बचेगा। ठीक है ना? क्यों, तुम्हारे को मैं बता दूं कि जैसे अपने पास में क्या है, कोई वर्ताकार धारावाही लूप है। यदि यहां पर करंट फ्लो हो रही है लूप में तो यहां पर भी करंट फ्लो हो रही है। दोनों व्यासाभिमुखी लैंप वो क्या होंगे, अल्पांश होंगे। यदि यहां पर होगा तो यहां पर भी होगा, यहां पर होगा तो यहां पर भी होगा, यहां पर होगा तो यहां पर भी होगा। सेम इसके अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में? तो इन दोनों के कारण, इस वाले अल्पांश और इस वाले अल्पांश के कारण ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सभी अल्पांश के सामने दूसरा अल्पांश होगा, वो सब एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर घटकों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ओनली कौन सा घटक बचेगा, सबका क्षैतिज घटक बचेगा, और सभी क्षैतिज घटक एक ही डायरेक्शन में इसलिए बचेगा। ठीक है ना? सभी क्षैतिज घटक कौन सी डायरेक्शन में आ गए, इस दिशा में आ गए। अब हम क्या कर लेते हैं, अतः यहां से तुम्हारे पास में टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू आएगी वो डीबी साइन अल्फा। डीबी की वैल्यू तुमने यहां पर ये निकाल के रखी है। ठीक है ना? एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी आएगी, डीबी साइन अल्फा आएगी, और डीबी की वैल्यू तुमने निकाल रखी। ठीक है ना? अतः इस कंप्लीट धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, कंप्लीट धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, डीबी साइन अल्फा। तुम्हारे दिमाग में एक बात और आएगी, वो मैं आपको बता देता हूं क्या आएगी। वो दिमाग में ये आएगी कि ये डीबी साइन अल्फा इस अल्पांश के कारण, डीबी साइन अल्फा इस अल्पांश के कारण, दोनों एक डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ जानी चाहिए। यही बात है, दोनों जुड़ जाने चाहिए। तो चलो मैंने जोड़ दिया और मैंने इसका फिर इंटीग्रेशन करके चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया कंप्लीट। तो आपको मैं बता दूं, इंटीग्रेशन करोगे तो इस अल्पांश के कारण इंटीग्रेशन करोगे तो एक बार इस वाले के लूप के कारण कंप्लीट आ जाएगी। फिर एक बार तुमने इस अल्पांश के कारण भी तो लिया है, फिर एक बार इसके कारण निकालोगे तो ये तुम्हारे पास चुंबकीय क्षेत्र कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। फिर वापस तुम्हारे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो तब एक बार आएगा। तो ऐसा कर लो ना, तुम अभी 2 बार करोगे फिर 2 बार डिवाइड करोगे। मैं किसी एक अल्पांश के कारण ही ले लेता हूं और उसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा लफड़ा होगा नहीं। तो मैं किसी एक अल्पांश के कारण कितना होगा, डीबी साइन अल्फा, एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया और उसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो यहां तुम्हारे को इस बात का मालूम है, साइन अल्फा इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये ओ पी, और इसको तुम कोई नाम दे देना, जैसे क्यू नाम दे दिया, ट्राइंगल ओ पी क्यू से, किससे, ट्राइंगल ओ पी क्यू से साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, आर बटा कर्ण की वैल्यू स्मॉल आर। तो यहां पर मैं ये रख देता हूं, तो यहां से तुम्हारे पास में b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर db
आर अपॉन स्मॉल आर। डीबी की वैल्यू मैं यहां से रख देता हूं, तो डीबी की वैल्यू रखोगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर। ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक बार, आर एक बार, टोटल कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो यहां से मैं इसके बारे में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर क्यूब। तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि स्मॉल आर की वैल्यू ये है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तुम चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है ना, तुम्हारे को इस बात का मालूम है चूंकि r बराबर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, पावर 1/2, दोनों साइड में मैं पावर को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, तो इस साइड में आर क्यूब हो जाएगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो आर क्यूब की जगह तुम क्या लिख सकते हो, ये बात लिख सकते हो। तो यहां से b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कैपिटल आर डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, पावर 3/2 हो जाएगी। इसके बाद में यदि तुम आगे चलते हो, यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिक्स कांस्टेंट है, जिसको तुम क्या कर लोगे, बाहर ले लोगे। आई जो इसमें जितनी करंट फ्लो हो रही है वो भी फिक्स हो गई, आर इसकी जितनी तुमने लूप बनाया उसकी त्रिज्या फिक्स हो गई, नीचे ये डिस्टेंस कितनी दूरी पर तुम निकाल रहे हो वो भी फिक्स हो गई। तो ये वाले सारे टर्म्स क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो क्या हो गया, कांस्टेंट, और ये dl बच गया। ये क्या बच गया, dl। तो तुम्हारे को dl का इंटीग्रेशन करोगे, मतलब ये इतना साल 5 था, कंप्लीट का समाकलन करोगे तो इसकी परिधि आ जाएगी, और परिधि की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर कौन सा, इसकी रेडियस वाला, जो कौन है रेडियस इसकी, कैपिटल आर। ठीक है ना, तो देखो यहां से क्या होगा, बोलो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई कैपिटल आर। तुम यहां लिख देना, चूंकि dl इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा। r इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनों 4, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे और क्या जाएगा रे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बात देख लेना भाई, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हो जाएगा ये। इसके बाद में हम इसे एक स्पेशल कंडीशन लगा देंगे। इसमें स्पेशल कंडीशन क्या लगा दोगे रे, कि इसकी त्रिज्या बहुत छोटी हो और उसकी तुलना में ये जो अक्ष पर तुम दूरी ले रहे हो ये बहुत ज़्यादा लो। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ भाई बंधु, यदि x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो r से, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू लगभग बराबर होगी एक्स स्क्वायर की। यदि x की वैल्यू बहुत बड़ी है r से, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ी होगी आर स्क्वायर से, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जो वैल्यू लगभग बराबर किसकी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की। ठीक है ना, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, आता है बोलो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर की पावर 3/2। पावर अंदर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर अंदर मल्टीप्लाई होंगी, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इंटू 3/2 से 2 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। इस धारावाही वर्ताकार जो लूप है, इसके कारण इसकी अक्ष पर, और अक्ष पर भी कहां पर, केंद्र से स्मॉल x दूरी पर, केंद्र से स्मॉल x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना,
अब इसके बाद में तुम और भी इसके अंदर स्पेशल केस डाल सकते हो कि मान लो x की दूरी इतनी हो, उतनी हो, ये हो, वो हो, फलान ढिकान। चलते हैं फिर एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो देख लो फिर एक बार, हटा देता हूं इसको, तो मैं केसेस डाल देता हूं, ठीक है ना। डायग्राम को तुम उतारना चाहो तो उतार लेना, एक बार देख लो वापस, फिर इसके बाद में केसेस और लिखा देता हूं इसी में। ठीक है, इसमें केसेस देख लेना। यहां पर मैं लगा दूं केस फर्स्ट, यदि x इज इक्वल टू कैपिटल R हो, एक R, कितना, एक R, तो वहां पर तुम रख दोगे। सबसे पहले तो मैं यहीं पर रख देता हूं, यहीं पे रखना पड़ेगा अपने को फॉर्मूले में वैल्यू, वो तो हमने कंडीशन लगा दी थी, ठीक है ना। तो b और x की वैल्यू चाहे तुम प्लस का r लो और चाहे माइनस का r लो, क्यों, क्योंकि यहां स्क्वायर हो रहा है, तो प्लस का स्क्वायर भी प्लस और माइनस का स्क्वायर भी प्लस। तो यहां से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x की जगह तुमने क्या रखना है, तो यहां से यदि ऐसा हो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां से b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर 2r स्क्वायर की पावर 3/2। यहां से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2 इंटू 2√2 हो जाएगा इसका, तो और r क्यूब हो जाएगा। एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4√2r बच जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यदि x इज इक्वल टू कितना हो, प्लस माइनस का r हो, प्लस माइनस का कितना हो, r हो, ठीक है ना। इसको तुम देख लेना, हो जाएगा ये। तुम चाहो तो इसमें एक कंडीशन भी डाल सकते हो, यहीं पर एक कंडीशन भी डाल सकते हो, क्या, कि यदि यहां तो हमने एक फेरे के कारण निकाला है, ठीक है ना, धारावाही लूप है उसमें एक फेरा ही लिया है। यदि एंट्रेंस हो उसमें n फेरे हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एक फेरे के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, n फेरों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, पावर 3/2 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां से चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू इसके कारण जाएगी। एंट्रेंस के कारण बात करते हो, ठीक है ना, n चक्रों के कारण तो n से और मल्टीप्लाई इसको कर देना, ठीक है, ये बात हो जाएगी। इसके बाद में और भी कंडीशन होंगी, तुम खुद करना उन कंडीशंस को इस वाले फॉर्मूले में रख के। x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2r हो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3r हो, ठीक है ना। एक केस मैं तुम्हारे को मैं बता देता हूं जो अपने को काम आएगा, ठीक है ना। एक केस मैं बता देता हूं, कौन सा बता देता हूं, r/2, ठीक है ना। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बटे 4, r/2 हो तो यहां से b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, r स्क्वायर बटे 4 की पावर 3/2। इसको तुम यदि सॉल्व करते हो तो b यहां पर लगा देना तुम प्लस माइनस r/2, b प्लस माइनस r/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, बोलो 2, यहां दोनों से r स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो r स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो बाहर आ गया, बचा अंदर कौन, 1 प्लस 1/4 की पावर 3/2, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो b प्लस माइनस का r/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r की पावर 3, और लघुत्तम ले लोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा 4, तो कितना हो गया 4 + 1 अपॉन 4 की पावर 3/2। यहां ये कैंसिल होगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो एक r बच जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और बोलो 5/4 की पावर 3/2, ठीक है ना।
तो यहां से तुम्हारे पास में ये आ जाएगा, तुम इसको आगे और भी सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है ना भाई। 5/4 का तो 5√5 हो जाएगा 5 का तो, और 4 का 4√4, 4√4 का मतलब हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। √4 का मतलब 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 8 हो जाएगा, और वो 8 कहां चला जाएगा ऊपर, तो b प्लस माइनस का बोलो r/2 = μ0 I, 8 ऊपर आ जाएगा अपॉन 2r, और कितना हो जाएगा 2 × 5√5 r, 4 आ जाएगा, और कितना जाएगा 4 μ0 I अपॉन बोलो 5√5 r, ये इसके कारण रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये दो कंडीशन तुम खुद निकाल के देख लेना। इसके लिए मैं तुम्हारे को अब सीधी सी ट्रिक बता देता हूं एक, ठीक है ना। सीधी सी ट्रिक मैं बता देता हूं, तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि इसके सेंटर पे b = कितना आया था बोलो, यहां पर, यहीं से तुम निकाल सकते हो सेंटर के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, सेंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो कितना हो जाएगा μ0 I अपॉन 2r आया था, सेंटर पे हमने कई बार निकाल चुके, तो b0 = μ0 I अपॉन 2r, ठीक है ना, μ0 I अपॉन 2r। तो यहां से यदि इस वाले फॉर्मूले में तुम देखते हो μ0 I अपॉन 2r, तो तुम इसकी जगह b0 भी लिख सकते हो, तो यहां पर तुम इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, b0 अपॉन ये कितना हो जाएगा बोलो 5√5/8 या 8/5√5 और b0 के रूप में तुम ऐसे लिख सकते हो, और वैसे तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। तो मैं यहां पर जो तुम्हारे को ट्रिक बताऊंगा वो b0 के रूप में ही बताता हूं जल्दी किस काम की है, तो इधर देख लेना भाई। यहां पर मैं जो तुम्हारे को ट्रिक बता रहा हूं, तो वो b, यहां जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस का n × r होगी। जैसे n की जगह यहां पर 2 है, n की जगह यहां पर 3 है, यहां पर 1/2 है, ठीक है ना, वो अलग अलग हो सकती है। तो b = हो जाएगा b0 अपॉन n² + 1 और √ का n² + 1। ये इसकी क्या हो जाएगी ट्रिक हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी ट्रिक, और आराम से डायरेक्ट लास्ट में क्या जाएगा आंसर। इसके बाद में जो बाकी बातें हैं वो कल करेंगे, ठीक है, बाय।